मतलब क्या है कि जब तक नीड कंप्लीट नहीं होती, जब तक सेफ्टी पूरी नहीं होती है, तब तक हमारी आइडेंटिटी नहीं बन सकती है। करियर की चौथी स्टेप क्या है? तो लग्जरी लाइफस्टाइल। जब एक बार आइडेंटिटी बन जाती है तो यह आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए हमें लग्जरी लाइफस्टाइल को जीना पड़ता है। लग्जरी लाइफस्टाइल यानी क्या है? अच्छी गाड़ी होना हो, देश विदेश के टूर करना हो, फैमिली को लेके पिकनिक मनाना हो, ये क्या हो जाता है? हमारी लग्जरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। नीड, सेफ्टी, सेल्फ आइडेंटिटी और उसके बाद क्या है? लग्जरी लाइफस्टाइल। और जब ये 4 स्टेज कंप्लीट हो जाते हैं तो करियर की 5वीं स्टेप्स होती है, ये होती है हॉबीज। अभी मुझे बताइए, यहाँ पे जितने लोग आज सामने मेरे स्क्रीन के ऊपर है, हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ हॉबीज होती है या नहीं होती है? ठीक है, संजना गायकवाड़ मैडम जी है मेरे सामने दिख रहे हैं अभी। मैडम, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके भी हॉबीज है या नहीं है? हाँ है सर। बराबर की नहीं? लेकिन ये सच में पूरे कर पा रहे क्या? नहीं। नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती है। हम क्या हाँ होते हैं कि सर। ये जिम्मेदारियों के बोझ के तले हम हमारी हॉबीज को साइड में रख देते और जिंदगी और हम लोग पूरी नहीं कर पाते। हॉबीज यानी हाँ। क्या? मैं जो चाहता हूँ वो। थैंक यू वेरी मच संजना मैडम जी, थैंक यू। वेलकम सर। तो ये हॉबीज क्या है? तो मैं जो चाहता हूँ मुझे करना है, चाहे उसमें मुझे पैसा नहीं मिले, पैसा भले खर्चा हो जाए, लेकिन मैं हॉबीज पूरी करता तो मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, ऐसी चीजें होती है। तो ये करियर के क्या है? 5 स्टेप कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? करियर कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे 961 लोग मेरे सामने बैठे हैं कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति का करियर हो गया क्या? अभिषेक सिंह साहब, आप मुझे बताइए, अनम्यूट कीजिए अभिषेक सिंह साहब। यस, थैंक यू वेरी मच सर। यस सर जी, मुझे बताइए कि अभी मैंने ये 5 स्टेप बता दिए, तो क्या लगता है आपको, आपके ये 5 स्टेप कंप्लीट हुए क्या? हर एक कोई व्यक्ति 5 स्टेप कंप्लीट कर रहा है क्या? मुश्किल है। आप मेरे सेल से आजू बाजू में और कोई बैठा है? चलो, करियर के 5 स्टेप कंप्लीट नहीं कर पाते हम, ठीक है? मतलब क्या है? जिसके 5 स्टेप कंप्लीट हो गए उसका करियर हो गया। हम कहाँ पे है? हम ज्यादातर क्या है लोग, ये 95% लोग ये नीड सेफ्टी यहाँ तक ही है। कुछ लोग आइडेंटिटी तक पहुंच जाते, कुछ लोग थोड़ी बहुत लग्जरी लाइफ जी लेते हैं, लेकिन हॉबी तक सभी लोग नहीं पहुंच पाते। मतलब आज के डेट में अगर देखा जाए तो 95% लोग नीड और सेफ्टी में ही बसे हुए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सभी का हो रहा है या नहीं हो रहा है? महेश मोरे साहब, आप भी मुझे बताइए कि आप ये करियर के ट्रायंगल में कहाँ पे हो? महेश मोरे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अनम्यूट कीजिए। यस, थैंक यू। तो आप ये 5 स्टेप में कहाँ पे हो अभी? आपके 5 स्टेप कंप्लीट हुए हैं क्या? यस बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अगर मुझे सुन पा रहे तो आप थम्स अप दिखा दीजिए। ओके, उनका नेटवर्क का इशू है शायद। चलो कोई बात नहीं है। तो ज्यादातर लोग ये 5 स्टेप नहीं कंप्लीट कर पाते, ये नीड में ही होता है। क्यों होते हैं नीड में? क्या कारण होते हैं कि हम नीड में होते हैं? तो इसके प्रमुख कारण क्या है कि मेरे पिताजी ने कहा से शुरुआत की, नीड से शुरुआत की, उनके पिताजी ने कहा से की, नीड से की, मैंने कहा से की, नीड से की। तो मेरे बच्चे शुरुआत कहां से करेंगे? तो ये भी नीड से ही करेंगे। मतलब क्या है? संतोष बांगर साहब, अगर मुझे बताइए कि आप कहाँ पे हो? हाँ, संतोष बांगर साहब, ये करियर के ट्रायंगल में आप कहाँ पे हो? चलो, आज कुछ लोग जवाब नहीं दे पा रहे। चलो कोई बात नहीं है, मैं ही शुरू रखता हूं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो मतलब क्या है कि मैंने शुरुआत की थी, मेरे पिताजी ने नीड से की, उनके पिताजी ने नीड से की, मैं नीड से शुरुआत करा, मेरे बच्चे भी नीड से शुरुआत करेंगे। ऐसा क्यों? क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं ये 5 स्टेप कंप्लीट करूं और मेरे बच्चे ये हॉबी से शुरू करें? ये होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये करियर के स्टेप को नहीं पार कर पा रहे। तो ये क्या कारण हो सकते हैं कि हमारा करियर क्यों नहीं बन रहा है?
ये पांचों स्टेप कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे? तो उसके प्रमुख कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। क्या कारण है? तो सबसे पहले क्या है, हमारा करियर पाथ। क्या क्या करियर पाथ में क्या चीजें हम लोग चुनते हैं? तो करियर पाथ में हम सबसे पहले चुनते हैं फार्मिंग। क्या लगता है फार्मिंग से करियर होगा? हो सकता है कुछ लोग बोल रहे यस कर रहे, लेकिन सच में फार्मिंग से करियर होगा क्या? थोड़ी सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि देखिए फार्मिंग ये डिपेंड किसके ऊपर है? क्योंकि ये फार्मिंग पूरी तरह से डिपेंड है नेचर के ऊपर। बहुत सारी जगह पे बारिश आता ही नहीं है, कुछ जगह पे बारिश इतना आता है नहीं, वो फसल भी क्या होती है, बह के चली जाती है। हर समय पे बारिश आना यह आजकल रेगुलर हो चुका है, मौसम बदल चुका है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आज किसान भाई जो हमारे हैं ये सुसाइड करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि भारी नुकसान इनको उठाना पड़ रहा है। क्योंकि क्या है, नेचर अभी असंतुलित हो चुका है। तो दोस्तों अब क्या है, तो आप देखिए कि करियर यहाँ पे नहीं हो सकता है, फार्मिंग है। और एक दूसरी चीज है, नेचर के साथ साथ आज जमीन जो है क्या है कि मेरे दादाजी के पास अगर मान के चलो 10 एकड़ जमीन थी, तो मेरे दादाजी के 2 भाई यानी मेरे चाचा जी, तो 4 भाई अगर रहेंगे तो क्या होगा, 2.5-2.5 एकड़ सब में बट गई। उसके बाद हम 3 भाई, तो उसके अंदर भी बंटवारा हो गया। मतलब हर एक के हिस्से में क्या हो रहा है, ये बंटवारे की वजह से ज्यादा जमीन नहीं आ रही है, और उसके वजह से ज्यादा उत्पाद नहीं ले पा रहे। तो ये भी प्रॉब्लम हो रहे, और आगे चल के ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाले। तो करियर यहाँ भी नहीं होगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर बिजनेस से करियर होगा। यस, 100% बिजनेस से करियर हो सकता है, लेकिन मुझे बताइए ये बिजनेस से अगर करियर की बात करते हैं तो सच में हो पाएगा क्या? क्या सभी लोग बिजनेस करते हैं क्या? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? तो इसके प्रमुख कारण है, आज अगर कोई भी बिजनेस हमें शुरू करना है तो क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं हमें। तो सबसे पहला क्या है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। कौन सा बिजनेस करना है, कैसे करना है, ये डिसीजन नहीं होने की वजह से करीबन 70% लोग ये बिजनेस नहीं कर पाते। अभी कुछ लोग डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन बिजनेस अगर कोई भी करना है मार्केट का तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पैसा डालना पड़ता है, और उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट होता है। अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसकी वजह से करीबन 10 से 15% लोग ये बिजनेस नहीं कर पाते। अगर बिजनेस करना है तो तीसरा प्रॉब्लम आता है, एक्सपीरियंस की जरूरत है। अभी ये जो एक्सपीरियंस है ये मार्केट से खरीद सकते हैं क्या? नहीं। अगर मुझे कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे उस जगह पे उस बिजनेस के लिए मुझे 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल काम करना ही पड़ेगा, तब जाके उस बिजनेस का एक्सपीरियंस आएगा। अभी एक्सपीरियंस की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहता हूं मैं, पान की टपरी जो है, तो ये पान की टपरी के लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट लगता है। ये पान की टपरी डालना है तो भी एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि पान को चूना कितना लगाना है ये भी पता होना चाहिए। अगर गलती से पान को ज्यादा चूना लगा दिया तो पान लाल होने के बजाय गाल लाल हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम है, और इसीलिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। चौथी चीज अगर देखते हैं तो आज बाजार में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और ये कंपटीशन के चक्कर में क्या हो रहा है कि ये बिजनेस का बंटवारा होते जा रहा है। ठीक है, भरत गुरु साहब, क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? थम्स अप दिखा सकते हैं आप? कंपटीशन है या नहीं है मार्केट में? यस, थैंक यू वेरी मच सर। तो मतलब क्या है कि आज बाजार में कंपटीशन है, और ये कंपटीशन जानलेवा हो गया है। 3 साल पहले की अगर मैं मुंबई की बात करता हूँ, आप सबको पता रहेगा कि मुंबई में वड़ा पाव बहुत फेमस है। तो ये 3 साल पहले कि एक गाड़ी वड़ा पाव की लगा दी थी, बहुत अच्छा चल रहा था, शाम के टाइम पे बहुत भीड़ होती थी। अब ये भीड़ देख के एक दूसरे व्यक्ति को लगा कि मैं भी एक वड़ा पाव की गाड़ी लगा देता, और उसने उसके बाजू में गाड़ी स्टार्ट की। अब वो दे रहा था 10 रुपए में, इसने शुरुआत किया 9 रुपए में, और जैसे 9 रुपया किया तो भीड़ तुरंत 9 रुपए के बाद चली गई। अभी जो 10 वाला दे रहा था उसने 8 कर दिया, वापस भीड़ 8 वाले के पास, 8 वाले ने वापस 7 कर दिया। ऐसे करते 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 2.5 रुपए में आ गया दोनों, मतलब लॉस में दोनों धंधा करने लगे। और आसपास के जो वड़ा पाव वाले वो क्या करते थे, इनका मजा देखते थे, इनसे ही वड़ा पाव खरीदते थे, और वो बाहर जाके 10 रुपए में बेच रहे थे। इतना जानलेवा कंपटीशन आज मार्केट में चल रहा है, और इसकी वजह से हमारे जो आम इंसान है या छोटे छोटे व्यापारी है, आज ये क्या करे, कंपटीशन के चक्कर में बलि का बकरा बनते जा रहे। आपने देखा रहेगा कि आज टाटा समूह, रिलायंस समूह जैसे बड़े बड़े लोग
ये मार्केट में उतर चुके हैं और छोटे छोटे बिजनेस बंद होते जा रहे हैं। पांचवी बात अगर देखते हैं तो अगर बाहर का बिजनेस करना है तो रिस्क उठाना पड़ता है। अभी एक आम इंसान ये रिस्क उठा ही नहीं सकता है, क्योंकि रिस्क यानी क्या है, रिस्क का दूसरा नाम ही होता है बिजनेस। और हम ये रिस्क नहीं उठाना चाहते, इसीलिए चुपचाप से जॉब कर लेते हैं कि भाई 8 घंटा ड्यूटी करो, सैलरी ले लो, बस शांति से जिंदगी जियो। ठीक है, तो रिस्क नहीं उठाना चाहते। अभी बिजनेस डाला तो टाइम देना पड़ता है। अब ये टाइम कैसे देना है, मतलब क्या है कि सुबह 8 बजे का अगर समझो दुकान खोलने का टाइम है तो 8 बजे ही खोलना पड़ेगा। अगर मान के चलो कि मैंने कपड़े का दुकान डाला है, रात को 10 बजे खोला, सुबह 6 बजे चालू किया, तो चलेगा क्या? नहीं चलने वाला है, क्योंकि कस्टमर हमारी मर्जी से दुकान पे नहीं आता है, कस्टमर उसकी मर्जी से आता है। और ऐसे कहावत है, मौत और ग्राहक कब आएगा ये पता नहीं, इसीलिए दुकान का शटर खुला रखना ही जरूरी हो गया है। तो टाइम देना पड़ता है, 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा। और आजकल ऐसे हुआ है कि आज प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा है। पहले 7 बजे दुकान बंद करने वाला वो 10 बजे तक आखिरी कस्टमर का भी राह देख रहा है। ठीक है, और उसके बाद आखिरी चीज देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस की बात करते तो कितना प्रॉफिट होगा ये पहले दिन से हम गिनती नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट कब होगा, कितना होगा, ये पता नहीं है। और इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस ये धीरे धीरे बंद होते जा रहे। आपने देखा रहेगा कि एक दुकान स्टेशनरी का चल रहा था, 2 साल के बाद देख रहे स्टेशनरी का दुकान बंद हो गया, मोबाइल का दुकान चालू हो गया। 3 साल के बाद मोबाइल का दुकान बंद हो गया, ऑटोमोबाइल का चालू हो गया। ये अलग अलग दुकानें खुलना चालू होते, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और कोरोना काल के बाद में तो आज ये शॉप चलाना मुश्किल हो गया है। आपने देखा रहेगा बहुत सारे दुकान के शटर बंद है, क्योंकि लॉस ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, मतलब क्या है कि आज बिजनेस करना मार्केट में ये भी टफ हो चुका है। अब तीसरा जो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3, पहला हो गया खेती, खेती में करियर के प्रॉब्लम है। दूसरा हो गया बिजनेस, बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारा चीजें देखनी पड़ती है। और तीसरा सबसे आसान तरीका जो है वो देख लेते हैं, जॉब। मतलब क्या है कि जॉब, अब ये जॉब को थोड़ा उल्टा करते हैं तो ये जॉब क्या बन जाता है। जडेजा साहब, चलो आप सामने आगे, थोड़ा आपसे भी बातचीत करता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताइए साहब, ये जॉब को उल्टा करेंगे तो क्या दिख रहा है? बोझ हो जाएगा सर। बोझ। तो मुझे बताइए, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? मैं नेटसप का बिजनेस करता हूं। अच्छा, नेटसप का बिजनेस करे। तो आपने कभी जॉब किया था? यस सर, रिलायंस में किया था बिल्कुल। तो जॉब था या बोझ था सर जी? बोझ ही था सर, वहाँ पे पूरा क्या वो टॉर्चरिंग ही रहता था। यस, बस बराबर है। और मैं भी जॉब करता था, आज से करीबन 15 साल पहले। मैं भी कंप्यूटर इंजीनियर था और वो भी मेरा बोझ था, इसीलिए नेटसप में फुल टाइम करा। मतलब क्या है कि अभी चलो एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी पर्सन आज ग्रेजुएट बन जाता है, डबल ग्रेजुएट होता है, डिग्री ले लेता है हाथ में। तो डिग्री आने के बाद उसको लगता है यस, अभी मुझे जॉब मिलेगा, मेरा करियर होगा, मेरी फैमिली चलेगी। और वो अप्लाई करता है, लेकिन रिप्लाई आता ही नहीं है। अप्लाई अप्लाई अप्लाई, लेकिन रिप्लाई आता नहीं है। अभी रिप्लाई भी आ गया, अभी क्या होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल अच्छी नौकरी के तलाश में चला जाता है, लेकिन मिलती नहीं है। अब घर वाले ताने चुराने शुरू कर देते हैं, इतना बड़ा हो गया है, इतना खर्चा किया है, डिग्री ले ली है, लेकिन घर में ही बैठा है। क्योंकि हमारी चाहत क्या होती है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, ऑफिस अच्छा होना चाहिए, कुर्सी अच्छी होनी चाहिए। बराबर, मतलब अगर मैं कुर्सी पे बैठूं तो कुर्सी हिलनी चाहिए, व्हाइट कॉलर जॉब मिलना चाहिए। ये अपेक्षा के चक्कर में 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि अगर घर वाले ताने दे रहे हैं तो हम क्या करते, किसी भी तरह का जॉब को स्वीकार करते हैं और चले जाते। अभी जॉब में चले गए तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल ये अच्छा निकल जाता है। लेकिन उसके बाद में क्या है, क्योंकि हर एक जॉब में क्या चाहिए, टारगेट होता है। आज कोई भी जॉब करे टारगेट पूरा करना ही पड़ता है। पहले थोड़ा सा अच्छा था, अभी क्या है, टाइम पे जाना है, 2-5 मिनट लेट हो गए तो सैलरी कट होती है, छुट्टियां मिलती नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। और इसी के चक्कर में आज हमारे जो यंगस्टर्स है, ये प्रेशर के चक्कर में हमारे यंगस्टर्स को
गलत आदतें लगी है। सिगारेट, दारू, तंबाकू, ये सब गलत आदतें लगी है। क्यों? क्योंकि वहां पे जाने के बाद टेंशन है, जॉब में टेंशन है और टारगेट पूरा नहीं है तो बहुत आके क्या करता है, वो टेंशन दे देता है, अगर पूरा नहीं किया तो तेरी छुट्टी तो दूसरा देख ले। अभी से ये जॉब के भरोसे छोटे मोटे गाड़ी लिए है, घर लिया है, उसका ईएमआई है, किराया चुकाना है, सब कुछ है, परिवार चलाना है और ये टेंशन के चक्कर में बेचारा पीसते जाता है, फिर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का शिकार बन जाता है। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? स्मिता बेन जटाकिया मैडम, ऐसा मार्केट में चल रहा है या नहीं चल रहा है? आज यंगस्टर आज टेंशन में है या नहीं है? आप देखिए। नमिता मैडम जी, आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? आज हमारे यंगस्टर गलत आदतों में है, टेंशन में है, अलग अलग किस्म की बीमारियां हो रही है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है, जॉब में टेंशन है। चलो ये टेंशन संभाल के भी हमने जॉब किया, अगर 10 साल जॉब करते हैं तो ये 10 साल में क्या होगा, चलो उसके ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। तो 10 साल जॉब करते हैं तो ये 10 साल की जॉब में हमें कितना सैलरी मिलेगा? तो आज एक ग्रेजुएट बंदा जब काम ढूंढने जाता है, नया फ्रेशर, तो उसको कितने का सैलरी मिलता है? 10,000, 12,000, 15,000। फ्रेशर है वो भी मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी कोरोना के बाद में तो जॉब भी नहीं मिल रहा है, तो कम सैलरी में भी लोग काम करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हम लोग कि किसी बंदे को जॉब मिल गया, 12,000 मंथली सैलरी है, यानी 1,44,000 साल का है। अभी अगले साल इंक्रीमेंट कितना होगा? 1,000-2,000 का इंक्रीमेंट होता है। चलो अच्छा काम कर रहा था बंदा, कंपनी अच्छी थी, बहुत अच्छा था, तो सैलरी 2,000 से बढ़ गई, 14,000 पर मंथ हो गया, यानी 1,68,000 ईयरली। तीसरे साल में और 2,000 बढ़ गया, 1,92,000 साल का। चौथे साल में और 2,000 बढ़ गया, पांचवें साल में और 2,000 बढ़ गया, छठवें साल में और 2,000, सातवें साल में 24,000, आठवें साल में 26,000, नौवें साल में 28,000 और 10वें साल में 30,000। तो मतलब क्या है, मेरा आवाज सुन पा रहे हैं ना सौरभ सर? सभी को आवाज आ रहा है क्या? मित्तल पटेल मैडम, भावना? यस सर, आ रहा है, पर आवाज आ रही है। यस सर, आवाज आ रहा है। ओके, चलो कुछ लोगों के थम ये आ रहे थे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो 10 साल अगर मैं कर रहा हूं तो 30,000 रुपया मुझे क्या आ रहा है कि यहाँ पे सैलरी मिली पर मंथ। ठीक है, तो पर मंथ की सैलरी 30,000 है, यानी 3,60,000 मुझे साल का आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या है कि हर साल 2,000 बढ़ रहा है, हर साल 2,000 बढ़ के 10 साल में मैंने कितना कमाया? तो 25,20,000 रुपया पूरे 10 साल में मिल गया मुझे। क्या इससे करियर हो सकता है क्या? सोचिए, अभी 10 साल के बाद अगर वापस सैलरी बढ़ाने का टाइम आता है तो जॉब में हैरेसमेंट शुरू हो जाती है। और क्या होता है कि बॉस क्या सोचता है कि भाई इसको 32,000 35,000 सैलरी देना है, उससे अच्छा इसको निकाल डालते हैं और 10-12,000 में 2 लोग रखते, फिर भी 10-12,000 प्रॉफिट में होगा कंपनी। ये सोच के क्या करते हैं, निकाल देते, हैरान करते ताकि ये बंदा खुद छोड़ के चला जाए। आज ये मार्केट में चल रहा है। इसी तरह से लोग क्या कर रहे हैं, अपना करियर कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो अभी 25,20,000 10 साल में मिलने के बाद कितना बैंक में बैलेंस रहेगा? चलो भावना जोशी मैडम जी, आप मुझे बताइए, कोई बंदा 10 साल अगर जॉब करता है तो बैंक में कितना बैलेंस रहेगा? अनम्यूट कीजिए आप। कुछ भी नहीं रहेगा सर। कुछ तो रहने वाला है मैडम, अभी 10 साल मेहनत किया तो कुछ तो रहेगा। लेकिन आज की जरूरतें इतनी ज्यादा है कि इसमें से कुछ सेविंग करना इम्पॉसिबल है। मैं तो बोल रहा कि कुछ तो बचेगा, प्लस में नहीं बचेगा लेकिन माइनस में तो जरूर बचेगा। हाँ, क्योंकि कर्जा ही हो जाता है, क्योंकि कर्जा ही हो जाता है तो 2-5 लाख रुपए का कर्जा ही सर के ऊपर होता है, क्योंकि खर्चे ही बढ़ते जा रहे। आज ये हालात मार्केट में चल रहे हैं लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैडम जी। यस, तो मतलब क्या है कि आज मार्केट में ये सारे प्रॉब्लम्स है कि ये नहीं हो सकता है। तो चलो हम 10 साल अगर समझो जॉब में दे रहे, अगर मैं नेटसप की करियर की बात करता हूं तो नेटसप की करियर अपॉर्चुनिटी है, इसको अगर समझ लेता हूं तो क्या नेटसप से मेरा करियर हो सकता है क्या? तो यस दोस्तों, देखते हैं हम लोग कि नेटसप से हमारा करियर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो चलो
नेटसब में आप रिटेलर बन के करियर कर सकते हो और आप डायरेक्ट सेलर बन के भी आप अपना कामकाज को बढ़ा सकते हो। अभी ये किस तरह से होगा तो थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि अगर रिटेलर बनना है तो आपको क्या करना है। तो कंपनी को पैन कार्ड, मतलब जो व्यक्ति के थ्रू आप आए उनको पैन कार्ड, आधार कार्ड देना है और आपको एक बैंक डिटेल देना है ताकि एनएफटी होके आपका जो भी कमीशन है बैंक में जमा हो जाए। तो ये डिटेल सारे देना है। जब ये लॉगिन करेंगे तब आधार बेस्ड ओटीपी आएगा। ये ओटीपी देने के बाद आप नेटसब के रिटेलर ये बनने वाले हो। अभी रिटेलर बनने के बाद आपको जो जो प्रोडक्ट आप कंज्यूमर को बेचोगे तो उसके ऊपर आपको 10% का कमीशन भी मिलने वाला है, रिटेल प्रॉफिट भी मिलने वाला है। अभी कंज्यूमर को भी डिस्काउंट मिलेगा, कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलेंगे और आपको 10% का यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट मिलने वाला है। अभी आप अगर रिटेलर बनते हो तो आप यहाँ पे कंज्यूमर लॉगिन कर सकते हैं। आप कंज्यूमर लॉगिन हमारे मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं या www.netsubnetwork.com पे जाके लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे कंज्यूमर का लॉगिन कर सकते हो। कंज्यूमर लॉगिन करने के लिए कंज्यूमर के डिटेल चाहिए, नाम, उनका एड्रेस और फोन नंबर चाहिए, लॉगिन हो जाएगा। अब कितने कंज्यूमर बना सकते हैं? आप कितने चाहिए उतने कंज्यूमर बना सकते हैं। 1 बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, जितने चाहिए उतने कंज्यूमर भी आप बना सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि एक पर्सन जो है उसकी पहचान कितनी होती है, उसके फोन बुक में कितने नंबर होते हैं। मिनिमम 200, 300, 400, 500 लोगों की पहचान होती है। तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि एक पर्सन महीने में कम से कम 10 कंज्यूमर तो बना सकता है या नहीं बना सकता है, अगर वो अच्छी तरह से काम करे तो। ठीक है, तो हम चलो मैं किसी को तो सवाल पूछ लेता हूं। वो नहीं मेरे सामने अभी गैलेक्सी J7 मेरे सामने दिख रहे हैं, उनका नाम नहीं है तो मैं उनको सवाल पूछता हूँ। गैलेक्सी J7, चलो वो भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। और कोई देखता हूँ, चलो और कोई दिख रहे मुझे, वो दीपिका पटेल मैडम दिख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पूछूंगा, 2 बार पूछा है मैंने आपको। ठीक है, नीलेश पटेल साहब, चलो नीलेश पटेल साहब जी आप मुझे बताइए, आप अनम्यूट कीजिए। यस सर। यस, थैंक यू वेरी मच सर। तो नीलेश साहब मुझे बताइए कि एक पर्सन जो है उसके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं? सर मिनिमम 600, मिनिमम 500 से 600 होते हैं, बराबर कि नहीं? अगर वो बंदा चाहे, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करना चाहता है, करियर करना चाहता है तो हर महीने 10 कंज्यूमर बना सकता है क्या? अरे सर हर महीने आराम से बना सकते हैं। क्योंकि जॉब करने वाले लोग हैं, समय नहीं मिलता है, शाम को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा काम करके अगर ये कंज्यूमर बनाना शुरुआत किया, संडे टू संडे काम किया तो भी चले। हम थोड़ा कम देखते हैं ना, क्योंकि ज्यादा दिखाएंगे तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, कम दिखाएंगे तो थोड़ा विश्वास तो बनेगा। तो चलो हम ये देखते हैं कि वो हर महीने अगर 10 नए कंज्यूमर बनाता है तो पहले महीने में 10 बना दिए, दूसरे महीने में 10 बना दिए। अभी ये 10 बनाना है तो पहले 10 वाले से ही रेफरेंस से बनाए या खुद के कॉन्टेक्ट से निकाले, या वो मार्केट में घूमते घूमते किसी को टक्कर लग गई, सॉरी बना के भी कंज्यूमर बना दिया तो भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हम लोग 10 कंज्यूमर बनाते तो पूरे महीनों में 120 कंज्यूमर ये बन सकते हैं क्या पटेल साहब? पूरे साल भर में, सॉरी यस सर, यस सर। मतलब हर महीने 10 बनाते हैं तो पूरे साल भर में 120 कंज्यूमर बन गए। ठीक है, अब ये 120 कंज्यूमर पूरे साल भर की अगर बात करते हैं तो हर महीने 1000 रुपए का, 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं एक पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो तो मतलब मैं साल का एवरेज पकड़ता हूँ कि एक पर्सन कोई 10,000 का लेगा, कोई 15 का लेगा, कोई 20 का लेगा, कोई 1000 का लेगा, कोई 2000 का भी लेगा, कोई रिपीट भी करेगा। लेकिन मैं कैलकुलेशन के लिए पकड़ता हूँ नीरज साहब, यहाँ पे 120 कंज्यूमर एक साल में हो रहे, एक कंज्यूमर पूरे साल भर में 10,000 का परचेस करता है तो 120 इंटू 10,000 तो 12 लाख का बिजनेस हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है पूरे साल का। अभी रिटेल प्रॉफिट 10% है रिटेलर्स को, तो यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट 10%,
यानी 12 लाख के ऊपर 1,20,000 रुपया एक रिटेलर आराम से कमा सकता है, अपना काम धंधा, अपना व्यवसाय, अपना सब कुछ संभाल के, या कोई हाउसवाइफ से तो वो भी कर सकते। दोपहर का 2-3-4 घंटे का समय अगर ये रिटेल में लगाते तो ये आराम से साल का 1,20,000 यानी महीने का एवरेज 10,000 रुपया कमा सकते हैं क्या? क्या मैं सही हूँ प्रजापति साहब, जडेजा साहब? तो चलो, थैंक यू वेरी मच दिनेश पटेल साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मतलब क्या है कि एक पर्सन जो है अगर वो ठान लेता है कि मुझे कुछ तो जीवन में करना है, मुझे सक्सेस पाना है, तो वो आराम से 10-12 हजार रुपया महीने का यहाँ से कमा सकता है। ठीक है, अभी ये हो गया रिटेलर की बात। अभी डायरेक्ट सेलर बनना है तो चलो, अगर मैं रेगुलर अच्छा काम कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट सेलर भी बन सकता हूं। अभी डायरेक्ट सेलर बनना है तो हमें क्या चाहिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा आधार कार्ड नंबर, तीसरा पैन कार्ड नंबर। ये 3 चीजें मुझे चाहिए। अगर ये 3 चीजें मेरे पास है तो मैं नेटसप का रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर बन सकता हूँ। अभी नेटसप का रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर बनता हूँ तो मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एग्रीमेंट होगा। स्पेलिंग में थोड़ा इधर उधर है, संभाल के लेना, गड़बड़ी में हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एग्रीमेंट बनेगा। उसके बाद ये नेटसप की ओर से बनेगा। आइडेंटिटी कार्ड मिलने वाला है। आइडेंटिटी कार्ड के बाद 10% रिटेल प्रॉफिट कंज्यूमर के सेल के ऊपर कमा सकते हैं। मंथली अचीवमेंट यानी रिटेल बोनस, सुपर ट्रैक बोनस, ये हम लोग कमा सकते हैं। यहाँ पे क्लब नेटसप के जरिए हम एंजॉयमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलर, ये डायरेक्ट सेलर को और रिटेलर को भी ऐड कर सकता है यहाँ पे, और उनके कंज्यूमर के ऊपर भी हम कमीशन कमा सकते हैं 3 to 6% टर्नओवर बेस्ड कमीशन। अगर हम लोग फास्ट ट्रैक का अचीवमेंट करते हैं तो हम लोग 7 जनरेशन तक का भी कमीशन कमा सकते हैं। मतलब डायरेक्ट सेलर बनने के बाद ये बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, जो रिटेलर में कम मिल रहे हैं, डायरेक्ट सेलर में ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलो, अगर मैं डायरेक्ट सेलर बनता हूँ, पहले मैं रिटेलर था, अब मैं डायरेक्ट सेलर बनता हूँ, तो किस तरह से करियर हो सकता है? एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं हम लोग। चार्ट दिख रहा है क्या जडेजा साहब आपको? तुम सब दिखाइए। परेश साहब थैंक यू वेरी मच। तो चलो, एक छोटा सा हम लोग कैलकुलेशन देते हैं कि मैं 4 साल नेटसप को ईमानदारी से देता हूँ, इधर उधर बिना सोचे समझे मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि पहले साल मैं खुद यहाँ पे क्या था, मैं डायरेक्ट सेलर नहीं था, रिटेलर था। थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे, मैं रिटेलर था। मैंने क्या किया, 120 मैंने कंज्यूमर बना दिए। अभी एक कंज्यूमर 10,000 का परचेस कर रहा है, 12 लाख का टर्नओवर हो रहा है, यानी ईयरली 1,20,000 कमा रहा हूं, तो 10,000 रुपया मुझे हर महीने का आ रहा है। अभी दूसरे साल क्या हो रहा है, तो दूसरे साल मैं खुद डायरेक्ट सेलर बन रहा हूं, और मैं डायरेक्ट सेलर बनने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, यही कंज्यूमर से या जो भी मेरे नियर एंड डियर से उनको मैं रिटेलर बना देता हूं। ऐसे 10 लोगों को रिटेलर बना दिया। पहले साल 120 कंज्यूमर बना दिए। उसके बाद अगले साल मैं डायरेक्ट सेलर बन गया, मैंने 10 रिटेलर अपॉइंट किए। अब ये हर एक रिटेलर 120 कंज्यूमर बना रहे, तो मेरे 1200 कंज्यूमर अगले साल के एंड तक पूरे हो रहे। अभी हर एक बंदा साल में 10,000 का परचेस कर रहा है, यानी मेरा टर्नओवर कितना हो रहा है, 1,20,00,000 का टर्नओवर आ रहा है पूरे साल का। अभी मुझे 3 to 6% मिल रहा है। सब कुछ अगर पकड़ते हैं तो मैं 5% का कमीशन पकड़ता हूं, तो पूरे साल भर में ये कंज्यूमर के नेटवर्क के ऊपर मुझे 6 लाख रुपया मिल रहा है। मतलब मैं महीने का 50,000 रुपया कमा रहा हूँ। देखो दोस्तों, मैं रिटेलर से डायरेक्ट सेलर बन रहा हूँ, मेरे कमाई क्या हो रहा है, 5 गुना हो रही है। क्यों? मैं टीम वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी तीसरे साल में क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने तीसरे साल किया ये 10 में से 5 लोग डायरेक्ट सेलर करके कन्वर्ट हो गए। 5 ही लोग पकड़ते, थोड़ा कम पकड़ते। अभी ये 5 लोगों ने क्या किया, उनके 10-10 रिटेलर अपॉइंट कर दिए, यानी 50 रिटेलर हमारे पास हुए। समझ में आ रहा है ना भावना जोशी मैडम जी, नमिता मेहता मैडम, थैंक यू वेरी मच। चलो, तो तीसरे साल में 5 डायरेक्ट सेलर बने, 5 लोगों ने उनके 10-10 रिटेलर बना दिए। ऐसे 50 रिटेलर की टीम ये मेरे पास आ गई। यानी अभी ये 50 लोग, हर एक जन मैं पकड़ रहा हूं 100 कंज्यूमर बना रहे हैं पूरे साल भर में। 50 लोग 100 कंज्यूमर बना रहे, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाए।
तो 5,000 कंज्यूमर का नेटवर्क बन गया। अभी हर कोई बंदा साल भर 10,000 का खरीदी करता है तो मेरा 5 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है। कंज्यूमर से 5 करोड़ का टर्नओवर, यानी मेरे 5% से मैं 25 लाख रुपए का अर्निंग नेट सबसे कर सकता हूँ। यानी महीने का क्या हो गया, 2,08,000 रुपया मुझे आ सकता है। सोचिए कि मैं अगर शांति से, ईमानदारी से फोकस वर्क करता कंज्यूमर नेटवर्क के ऊपर तो ये पॉसिबल हो सकता है। चौथे सर, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ से 50 लोग थे, ये 50 में से मैंने 25 लोगों को डायरेक्ट सेलर बना दिया और ये 25 लोगों ने, हर एक ने क्या किया, उनके रिटेलर अपॉइंट किए। ऐसे 125 लोग ही मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ कि रिटेलर बने। अभी 125 लोग, हर एक बंदा 100 बना रहे कंज्यूमर, क्योंकि हमने साल भर दिया है, 10 का स्लैब दिया हर एक को, तो मेरे पास 12,500 कंज्यूमर आ गए। हर बंदा 10,000 का खरीदी कर रहा है तो मेरा टर्नओवर जा रहा है साल का 12 करोड़ 50 लाख रुपया। तो ईयरली इनकम मुझे कितना मिला, 62,50,000, यानी साल का कितना हो गया, सॉरी महीने का कितना हो गया, 5,20,000 रुपया। दोस्तों सोचिए, ये ताकत है हमारे कंज्यूमर्स की, ये ताकत है हमारे बिजनेस की। अगर 4 साल कंप्लीट करता हूं तो मेरे पास 31 डायरेक्ट सेलर है मुझे पकड़ के, जो जीएसटी होल्डर है। अभी रिटेलर की फोर्स कितनी है, 186 रिटेलर्स है, कंज्यूमर कितने हैं, 18,820 लोग हैं। तो अगर ये पकड़ते हैं तो 10,000 का परचेस हो रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है, मैं टोटल 4 साल में 94,70,000 का इनकम कर रहा हूं। यानी मोटा मोटी पूरे 4 साल का एवरेज पकड़ता हूं तो 2 लाख रुपए का एवरेज हर महीने का हो रहा है। सोचिए दोस्तों, ये ताकत है हमारे बिजनेस की। अब ये सब कुछ दिखाने के बाद सच में एग्जाम्पल लेते तो मोटा मोटी बोनस वगैरह सब पकड़ते, रिटेलर इनकम पकड़ते, तो ये 4 साल में हम करीबन 18,820 कंज्यूमर के जरिए 1 करोड़ रुपया का अर्निंग करते हैं। तो क्या सच में इसके ऊपर भरोसा होता है क्या? नहीं होता है। तो चलो भरोसा दिलाने के लिए मैं मेरा अकाउंट यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये लास्ट टोटल यहाँ पे आप देख रहे हैं, आखिरी 2020-21 में मैंने 1,76,19,942 रुपीज का अर्निंग किया है। और दोस्तों ये लॉकडाउन का इनकम है। आप सोचिए, ये कंज्यूमर की ताकत है, ये रिटेलर की ताकत है, ये डायरेक्ट सेलर की ताकत है, इससे ये हो रहा है। जब मैंने शुरू किया था तब ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे, आज हमारे पास 70+ प्रोडक्ट है और अगले महीने में 20-22 प्रोडक्ट आ रहे, अगले साल में और 50-60 प्रोडक्ट आएंगे। तो ये प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ेंगे, कंज्यूमर बढ़ते जाएंगे, परचेस बढ़ते जाएगा, आपका इनकम बढ़ते जाएगा। भरोसा नहीं होता है तो मैं टीडीएस सर्टिफिकेट, जीएसटी इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, ये सारी चीजें आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर सकता हूं। ठीक है, ये सिर्फ भरोसा दिलाने के लिए। दोस्तों ये सब कुछ बता रहा हूं मैं आपको, डॉक्यूमेंट क्लियर रख रहा हूं, जीएसटी इनवॉइस रख रहा हूं। तो क्या ये सीपीएन नंबर भी दे रहा हूं आपको, मैं जीएसटी भर रहा हूं या नहीं भर रहा हूं, तो यहाँ पे भी आ रहा है वो। मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए नहीं है। तो आप ये सीपीएन नंबर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि मैंने जीएसटी भरा है या नहीं भरा है, कंपनी ने जीएसटी भरा है या नहीं भरा है। तो ये क्लियर कट बिजनेस है, लीगल बिजनेस है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अभी इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी लोगों को भरोसा नहीं होता है कि सच में 4 साल में 1 करोड़ रुपया मिलेगा क्या, सोचते रहते हैं। इतना दिखाने के बाद भी अब इसको क्या बोल सकते? तो ये अगर बोल सकते हम लोग कि हमारे भारत की अगर बात करते तो हमारे भारत में 8 टाइप की सोच वाले लोग हैं, 5 किस्म की सोच वाले लोग हैं। पहला जो इंसान है वो एक दिन की सोच रखता है, मतलब आप समझ सकते हैं अत्यंत गरीब है, पूरा गरीब है। अब भिखारी समझ सकते हैं, वो एक दिन की सोचता है। वो क्या है, सुबह उठ गया, उसके दिमाग में क्या है, इधर गया उधर गया, इस गली में गया, इस मंदिर के पास गया, इस मस्जिद के पास गया, आज मेरा पूरा दिन निकल गया, कल का कल मैं देख लूंगा, एक दिन की सोच। दूसरा जो बोलते ये भी गरीब इंसान है, ये वीक की सोच करता है। मतलब क्या, एक सप्ताह में मुझे क्या मिलेगा, मेरे डेली वेजेस मिल जाएंगे। ये मजदूर टाइप के जो लोग होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते, फैब्रिकेटर्स के पास काम करते,
हर सप्ताह में उनको डेली वेजेस सैलरी मिल जाती है। वो क्या करते, वो सैलरी लेते, अगले वीक के लिए जो खाना पीना चाहिए सामान भर के रखते, बचा हुआ पैसा घर पे भेज देते हैं। ये सिर्फ 6 से 7 दिन का ही सोचते हैं। तीसरा जो व्यक्ति है ये महीने का सोचता है। ये कौन है, तो हमारा क्या है, ये रोज काम करने वाला व्यक्ति है, मिडिल क्लास पीपल हम लोग बोल सकते हैं। ये पूरी महीने की सोच होती है, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जॉब करना है, बीच में 4 दिन या 5 दिन छुट्टी मिल जाती है, पगार आ जाता है। पहले वीक में मजा करते हैं, गोल्डन वीक हो जाता है, अच्छी तरह से खातिरदारी हो जाती है। दूसरे वीक में क्या करता है, थोड़ा कम खर्चा करता है। तीसरे वीक में क्या करता है, और एडजस्टमेंट करता है। और चौथे वीक में क्या करता है, खर्चे बढ़ गए हैं इसीलिए इधर उधर से एडजस्ट करके परिवार चलाता है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है। चौथा जो आदमी है वो पूरे साल की सोचता है, थोड़ा अमीर इंसान है, ये पैकेज में डील करते हैं। आईटी वाले लोग हैं, सेल्स वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, पैकेज। ये 2 साल 3 साल एक कंपनी में टिके रहते हैं, फिर क्या करते हैं, एक्सपीरियंस आ जाता है कि स्वाइपिंग करते, अगली कंपनी में चले जाते, एक्सपीरियंस और आ गया और अगली कंपनी में चले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, 1 साल की सोच रखने वाले लोग हैं। और 5वां जो इंसान है ये कौन है, तो मिनिमम इनकी सोच जो है ये 5 साल की होती है। मतलब ये बहुत लंबा सोचते हैं, ये अगले जो हमारी पीढ़ी है उसके बारे में भी सोचते हैं। तो ये लोग कौन है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग। ये क्या करते हैं, इनकी सोच क्या होती है, इनका पेपर वर्क इतना परफेक्ट होता है कि 5 साल का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। 5 साल के बाद ये प्रॉफिट तुरंत नहीं देखते हैं, ये देखते हैं 10, 20, 15 साल के बाद मुझे कितना प्रॉफिट आ सकता है, इसका कैलकुलेशन इनके दिमाग में होता है। तो ये लोग जो है क्या करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या सोच होती है उनकी, किस तरह से इतना पैसा कमाते हैं। तो ये भी कंज्यूमर का ही नेटवर्क बना रहे। किस तरह से बना रहे, चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि एग्जाम्पल लेते, ये करते क्या है। एग्जाम्पल, अंबानी साहब को फैक्ट्री डालना है तो सारा पैसा जेब से डालते हैं क्या, नहीं। ये क्या कर रहे हैं, ये लोन उठाते, कहां से उठाते, बैंक से। बैंक में पैसा किसका है, पब्लिक का, यानी पब्लिक का पैसा इस्तेमाल करते हैं। ये शेयर्स निकालते हैं, शेयर्स में पैसा किसका, पब्लिक का। तो अदर पीपल मनी का इस्तेमाल करते हैं। अभी इन्होंने फैक्ट्री डाला तो फैक्ट्री में अकेले जाके काम करेंगे क्या, नहीं। तो ये क्या करते हैं, सीईओ रखते हैं, जनरल मैनेजर, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, इस तरह से ये लोग काम पे रखते हैं लोगों को। अभी एक फैक्ट्री के लिए 1000 लोग एम्प्लॉइज है। अभी हर एक एम्प्लॉय ने 8 घंटा भी काम किया तो हर एक व्यक्ति खुद के लिए काम करता है, लेकिन ये अंबानी साहब के लिए 8000 घंटे का वर्क हो गया। देखो, अदर पीपल एफर्ट्स का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया, दिन में 24 घंटा मिलता है, ये 24 घंटे को 8000 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। और इसीलिए ये उद्योगपति बन गए हैं। और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे वहां के वहीं पे है, क्योंकि एक्चुअली मेहनत हम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। तो चलो, ये क्यों अमीर बन गए, किस तरह से अमीर बन रहे, तो ये भी देखते हैं कि क्या किया इन लोगों ने। तो इन लोगों ने ये पिरामिड का ही इस्तेमाल किया है। तो मतलब जो वर्कर है वो क्यों काम करता है, जगदीश पुरोहित साहब, चलो मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, आप भी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये वर्कर जो नीड जो है, ये वर्कर क्यों काम करता है, इसकी डेली नीड के लिए, बराबर या नहीं है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बराबर। मतलब ये वर्कर क्या कर रहा है, उसकी नीड के लिए काम कर रहा है। जो सुपरवाइजर है वो सेफ्टी के लिए काम कर रहा है। जो मैनेजर है वो क्या करते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी के लिए काम करते हैं। जीएम क्या करते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए काम करते हैं। और जो सीईओ है ये क्या करते हैं, हॉबीज होते हैं। आपने देखा रहेगा अंबानी भाई साहब है, उनका बच्चा, उनकी बीवी, अभी आईपीएल खत्म हो गया, किधर थे, मुंबई इंडियंस के साथ में थे। वो क्या कर रहे, अपने हॉबीज को कंप्लीट कर रहे, किसके भरोसे के ऊपर, ये पिरामिड के भरोसे के ऊपर। हम क्या कर रहे हैं, हम नीड में ही है, हम सेफ्टी में अटक गए हैं, बराबर या नहीं है। थैंक यू वेरी मच, नीड में ही अटक गए। तो मतलब क्या है कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे भी थोड़ा सा ऊंचा सोचना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच साहब, आप म्यूट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि अंबानी साहब ने किया क्या,
तो इन्होंने भी कंज्यूमर का नेटवर्क खड़ा कर दिया है। क्या क्या इनका कंज्यूमर का नेटवर्क? चलो, ये पेट्रोलियम चला रहे, रिलायंस के पेट्रोल पंप से पेट्रोल कौन खरीद रहा है? कंज्यूमर, ग्राहक। इन्होंने क्या किया है? टेलीकॉम डाला, जियो। जियो कौन यूज कर रहा है? ग्राहक ही यूज कर रहे हैं। जियो मार्ट लाया अभी, वो कौन यूज कर रहा है? ग्राहक ही कर रहे हैं। इंश्योरेंस लाया, इलेक्ट्रॉनिक्स लाया, डीटीएच लाया, इंफ्रास्ट्रक्चर लाया, कैपिटल लाया, मेट्रो लाया। मतलब इन्होंने क्या किया? कंज्यूमर का नेटवर्क खड़ा किया है। और ये क्या कर रहे हैं अभी? ये हॉबीज में चले गए हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम भी इसी तरह एक एक करके कंज्यूमर का नेटवर्क खड़ा करें, कंज्यूमर को भी बेनिफिट दे और हम भी कमाए। अगर ये सोच रखते तो हम भी एक दिन इनके जैसे अमीर बन सकते हैं। दोस्तों क्या है इनमें और हमें फर्क? खुद को पहचानना जरूरी है। कौन हो आप? देखो, अंबानी को भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 ब्रेन है, 2 आंखें है, 1 दिल है, सब कुछ सेम है हमारी जैसा। बदलाव क्या है? सिर्फ एक ही फर्क है, उनकी सोच ऊंची है। आप में भी एक अंबानी छुपा हुआ है, आप भी एक बड़े उद्योगपति है, आप भी एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। सिर्फ क्या करना पड़ेगा? आपकी सोच को ये बढ़ाना पड़ेगा। आपकी सोच ये होनी चाहिए, किस तरह से मैं कंज्यूमर नेटवर्क खड़ा करूं, किस तरह मैं रिटेलर का नेटवर्क खड़ा करूं, किस तरह से मैं डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क खड़ा करूं। और एक दिन मैं भी इनकी तरह एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, बिजनेसमैन बन जाऊंगा, उद्योगपति बन जाऊंगा। ये सोच जब आपके अंदर आएगी तब जाके आप नेटसप में गारंटी से सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि उनका बिजनेस और हमारा बिजनेस दोनों सेम है। दोनों जन नेटवर्क बना रहे, हम भी नेटवर्क बना रहे। तो दोस्तों ये होता है करियर। अगर आप नेटसप के साथ ईमानदारी से काम करते हो, जो जो सिस्टम दे रहे हम लोग वो सिस्टम को अपनाते हो, तो आप भी 4 से 5 साल के अंदर नेटसप में करोड़पति बन सकते हो। और यही शुभकामनाएं देते हुए मैं आज का सेशन यहाँ पे दोस्तों खत्म करना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने आज का ये सेशन शांति से अटेंड किया, बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।